आप देख रहे हैं गहरी बात और मैं हूं सलमान अली। आप जानते हैं कि पाकिस्तान के इर्द गिर्द दुनिया के अंदर जंगें लड़ी जा रही हैं, चाहे मशरक़ वस्ती की सूरत हाल हो, चाहे यूक्रेन की सूरत हाल हो। दोनों जगह पर महाज गर्म है। इससे पहले गुज़िश्ता साल पाकिस्तान ने भी एक बड़ी मगर मुख्तसर जंग लड़ी और उसमें पाकिस्तान फ़तह याब होकर सामने आया। इन दोनों जंगों को जो कि पाकिस्तान से रिलेट करती हैं, यानी कि मार्का हक, ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस और उसके बाद अमेरिका ईरान वॉर के नतीजे के अंदर दुनिया बहुत हद तक बदल चुकी है, बदल रही है। पाकिस्तान के ऊपर इन दोनों जंगों के असरात क्या हुए हैं, किस तरह से हमारी जंगी हिकमत अमली बदली, किस तरह से हमारे जो वॉरफेयर के मामलात हैं वो तश्कील पा रहे हैं, इवॉल्व हो रहे हैं, इस सब के ऊपर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं एयर कोमोडोर खालिद चिश्ती साहब, जिनके मेरे ख्याल तारुफ की ज़रूरत नहीं है, पूरी दुनिया में जाने माने जाते हैं। पाकिस्तान की जो दिफाई मामलात हैं उनके ऊपर उनकी राय, उनका तबसरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस का हामिल समझा जाता है। सो वेलकम टू द शो खालिद साहब। थैंक यू वेरी मच सलमान साहब, आपने इनवाइट किया। आपके अच्छे अल्फाज का बहुत शुक्रिया। बड़े अरसे से आपकी और मेरी बातचीत जो है वो हो रही थी, लेकिन हमारी गायबाना मुलाकात भी नहीं हो पा रही थी, लेकिन बहरहाल आज आप और मैं आमने सामने हैं। तो सर मैं सबसे पहले शुरू करूंगा कि व्हाट्स गोइंग ऑन अराउंड पाकिस्तान। इस वक्त जो जंगें हो रही हैं, हमारा ईस्टर्न बॉर्डर तो कभी भी उस तरह से स्टेबल नहीं रहा। वेस्टर्न बॉर्डर पर हम अफ़गानिस्तान के साथ देखते हैं कि मामलात ऑपरेशन ग़ज़ब उल हक़ की शक्ल के अंदर काफ़ी ज़्यादा हॉट हैं। ईरान अमेरिका जंग आपके सामने है, पूरा वेस्ट एशिया, पहले बाबुल आबना हुरमस का मसला था, बाबुल मंदब का मसला भी सामने आ रहा है। तो इस सारे सिनेरियो को जो कि इर्द गिर्द हो रहा है और इसमें पाकिस्तान डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है, आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो मॉडर्न जंगें हैं, ख़ास तौर पर जो इंडिया पाकिस्तान के दरमियान लड़ी गई और अब ईरान ने एक और चीज़ जो इस्टेब्लिश किया है जिस तरह का आउटकम, उससे देखने से बड़ा क्लियर हो गया है कि आने वाली जंगें जो हैं वो टैंक वर्सेस टैंक, सबमरीन वर्सेस सबमरीन, जेट वर्सेस जेट नहीं होंगी। आने वाली जंगें 2 तरह से मेजर उसके कंपोनेंट 2 होंगे। एक, नंबर 1 कि आप कितना अपने लिए जंग इकोनॉमिकल करते हैं और दुश्मन के लिए महँगी कर देते हैं उसकी कीमत। और दूसरा, आप दुनिया को कैसे परसीव कराते हैं अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है, यानी नैरेटिव या परसेप्शन की जंगें होंगी। क्योंकि आने वाली जंगें देखिए इलेक्ट्रॉनिक पे डिपेंडेंट बड़ी हेवीली हो रही हैं। वॉर में भी इलेक्ट्रॉनिक इस्तेमाल होगी, साइबर कमांड होगी, जैमिंग होगी, सैटेलाइट्स होंगे, इमेजेस होंगे। और दूसरी तरफ जैसे मैंने कहा डिजिटल वॉर ये भी होगी कि आप किस तरीके से थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, मीडिया, सोशल मीडिया चैनल्स किस तरह अपने दुश्मन के बारे में दुनिया को क्या बावर कराते हैं और दुश्मन के लोगों की विल कैसे तोड़ते हैं थ्रू क्रिएटिंग अ नैरेटिव कि वो एक जंग इस मुल्क से या हमारे मुल्क से अगर हमारे खिलाफ है तो हमारे से नहीं जीत सकते। तो नैरेटिव परसेप्शन इलेक्ट्रॉनिक जैसे मैंने कहा वो होगी। दूसरा, कितना ज़्यादा कॉस्ट प्रोहिबिटिव दुश्मन के लिए आप कर सकते हैं और अपने लिए मोस्ट इकोनॉमिकल रख सकते हैं। हमने भी अल्हम्दुलिल्लाह यही किया। हमने मई 2025 में जिस तरीके से अपने आप के लिए सिक्योर भी किया पाकिस्तान का, 6 और 7 की दरमियानी रात दुश्मन के 8 जहाज़ जब तबाह किए, तो उसका मतलब ये था कि दुश्मन को एक कॉस्ट हमने भेजी। दुश्मन का मतलब ये था कि उन्होंने हमारे जो शहरों पर हमले किए थे रात को, 6 की रात को, वो ये रिटेलिएशन करके वो अपनी तरफ से साबित ये करना चाहते थे कि वो इंडिया एक न्यू नॉर्मल सेट कर दे। यानी वो हमारे लिए समझता था कि हमें डिफेंड करना महँगा पड़ेगा। हम डिफेंड अगर ना करते तो दुश्मन को ये मैसेज जाता कि वो उसके लिए न्यू नॉर्मल है, उसकी जज, ज्यूरी, एग्ज़ेक्टिव वो खुद ही है हम्म। और एग्ज़ीक्यूशन भी खुद ही कर दे और हमारे खिलाफ जब समझे कि भावलपुर में खुदा उसके पॉइंट ऑफ व्यू से दहशतगर्द हैं या मुरीद के में हैं, ये उसकी चॉइस है। लेकिन हमने ये कबूल नहीं किया। हमने ना सिर्फ कबूल नहीं किया, कीमत बहुत माँगी। हमने उसके 8 जहाज़ वापस जाने नहीं दिए। जब वो जा नहीं गए तो ये प्रोहिबिटिव कॉस्ट मैं इशारा कर रहा हूँ। फिर हम्म। उन्होंने हमले किए ड्रोन्स की शक्ल में हमारे ऊपर। हमने फिर जो 10 तारीख को और अर्ली मॉर्निंग जिस तरह स्ट्राइक की इन रिप्लाई टू जो इंडिया ने हमारे एयर बेसेस पर मुख्तलिफ नूर खान एयरबेस और शोरकोट और बुलारी एयरबेस पर हमला किया था। हमने एस्केलेट करके फर्दर प्राइस बार्गेन, जिसका मतलब ये था हमने 10 तारीख को जितनी, मैं कई दफा कहता हूं लेकिन क्योंकि आज दोबारा हम बात कर रहे हैं तो आपके व्यूअर्स को मैं कई दफा अपने व्लॉग्स में, अपने चैनल पर भी, यूट्यूब पे कह चुका हूं कि हमने वो 5 घंटे में ज्यादा टनेज फेंकी थी दुश्मन पर, हम्म। जो हमने 1965 की 17 दिनों में फेंकी थी, हम्म। ड्रॉप किया था। दैट टेल्स यू द प्राइस। जैसे मैंने कहा कि आप दुश्मन को और उसमें से आधे फाइटर जहाजों के जरिए किया गया, आधे ड्रोन्स और अनमैन्ड लॉइटरिंग मिनिशन और किलर ड्रोन्स के जरिए हासिल की गई। ये मैं कंपैरिजन कर पा रहा हूँ।
इसी तरह ईरान ने भी ये किया है और इसके कि साथ वहां सर से जो आपने पॉइंट आउट किया परसेप्शन, कि हमारा परसेप्शन पूरी दुनिया में बदल गया, चेंज हो गया, और इंडिया का नैरेटिव, क्योंकि आपने कहा कि जो एक वॉरफेयर के फ्रंट के ऊपर है वो तो है ही, और जो साथ परसेप्शन के नैरेटिव की जंग है वो भी पाकिस्तान ने जीती। जी सलमान, देखिए दुनिया में आप तकरीबन तमाम चीजें अपनी फाइनेंशियल बजटिंग या कैश खर्च करके खरीद सकते हैं। मिलिट्री हार्डवेयर खरीद सकते हैं, इंडस्ट्री खरीद सकते हैं, मिसाइल, टैंक, सबमरीन, फाइटर जेट, सब कुछ खरीद सकते हैं। एक चीज आप नहीं खरीद सकते, और वो है परसेप्शन। दुनिया आपके बारे में क्या आपको हम्म। प्लेस करती है, इन्फ्लुएंस आपका कितना है। इन्फ्लुएंस का मतलब है जो आप करते हैं दुनिया आपकी बात मानती है, क्रेडिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये क्रेडिबिलिटी और इन्फ्लुएंस जो है वो आप कैश में नहीं खरीद सकते। कितना हिंदुस्तान ने कोशिश की मई 2025 से पहले हम पर ब्लेम करने की, हमें एक आइसोलेट करने की, और हम रिलेटिवली उस तरह रेलिवेंट थे भी नहीं दुनिया में, क्योंकि इंडिया बड़ा रेलिवेंट था हम्म। बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक रीजन, मिलिट्री रीजन, म्यूचुअल ट्रेड, व्हाटएवर, वो एक अलग डिबेट हो जाएगी। तो इंडिया ने हमें आइसोलेट करने की कोशिश की। फिर हमने मई 2025 में अपनी रेलेवेंस साबित की, और अगर कोई किसी को शक था तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह जून 2026 में जब हमने सीज फायर में कंट्रीब्यूट किया, उसमें भी हमने साबित किया कि हम एक इन्फ्लुएंशियल मुल्क है, हमारी दुनिया बात मानती है। और जैसे मैंने कहा कि एक इमेज जो बिल्ड हुआ वो कैश में नहीं खरीदा जा सकता। एक न्यू फाउंड रेलेवेंस और इन्फ्लुएंस पाकिस्तान ने हासिल किया। ठीक, और ईरान वॉर के इम्पैक्ट की आप बात कर रहे थे। जी, मैं ईरान का ये अर्ज कर रहा था कि देखिए ईरान ने भी तैयारी आज की नहीं की थी। अ, तकरीबन जब ईरान इराक जंग हुई थी और 8 साल तक जारी रही थी, तमाम मुल्कों ने इंक्लूडिंग यूरोप और अमेरिका और नेटो, सब ने इराक सद्दाम हुसैन का साथ दिया था। ईरान आइसोलेटेड था। हम्म। इवन केमिकल वेपन्स यूज हुए ईरानियंस के खिलाफ, किसी ने कंडेम नहीं किया था। हम्म। और वो केमिकल्स किसने दिए थे? केमिकल वेपन यूरोप अमेरिका ने दिए हुए थे। किसी ने क्रिटिसाइज नहीं किया था केमिकल। तो ईरान ने उस वक्त सोचा था कि मैं मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं, मैं एथिक्स मोरालिटी की बातें नहीं कर हम्म। रहा। एथिक्स मोरालिटी हो फिर जंग हो ही ना। हम्म। तो एथिक्स और मोरालिटी को साइड साइड करके मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से उस वक्त इसराइल ने जब थ्रेट करता रहा, फिर अमेरिका थ्रेट करता रहा और सपोर्ट करता रहा सद्दाम हुसैन को, तो फिर उस वक्त ईरानी कौम ने और लीडरशिप ने सोचा कि वो सरवाइव नहीं कर सकते जब तक वो अपने ऊपर इंहिसार ना करें, नंबर वन। और दूसरा, ऐसी जंग लड़ने की तैयारी करें जिसमें कीमत उनसे ज्यादा अमेरिका से वो दे नहीं पाएंगे। तो एक ऐसी स्ट्रेटेजी हो अपने लिए इकोनॉमिकल और दुश्मन के लिए महंगी हो। और आगे फास्ट फॉरवर्ड आ जाते हैं। उस वक्त ईरान को पूरी दुनिया ने ये रियलाइज करवाया कि आप इंडिजनाइजेशन पे जाएं, खुद जो डेवलप करेंगे वही काबिल। ईरान के जो एजुकेशनिस्ट बाहर गए, दुनिया के शायद सबसे ज्यादा रिकॉर्डेड पीएचडीज पिछले 20-30 सालों के अंदर ईरानियन है। और वो तमाम मेजोरिटी के लोग वापस गए हैं ईरान। यानी अपने किसी ने न्यूक्लियर पे किया काम, किसी ने केमिकल पे किया, किसी ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे किया, किसी ने नेविगेशन सिस्टम पे किया, किसी ने वेपनरी पे किया। तमाम ने जाकर अपने अपने मिसाइल बनाए और फिर ईरान को खड़ा कर दिया। और आज मैं उनकी छोटी सी यूनिवर्सिटीज़ खुद भी बहुत अच्छा स्टफ प्रोड्यूस कर रही हैं। जी, और एक और नहीं भूलनी चाहिए जो मीडिया बात ही नहीं कर रहा। मैंने एक स्टडी किया है, मैं आपको पूरा डाटा दे सकता हूं कि ईरानियन यूनिवर्सिटियों पर बहुत तबाहकुन हमले किए गए हैं। ये हम्म। मैं नहीं कह रहा, ये इंटरनेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस अपने सर्वे में कह रहे हैं, रिसर्च में कह रहे हैं कि ईरानियन यूनिवर्सिटियों पे हमले इसलिए किए गए हैं कि वहां टॉप एजुकेशन दी जा रही थी मुख्तलिफ एडवांस टेक्नोलॉजी और फील्ड साइंस की और आईटी की। तो सिर्फ उसको टारगेट करने का मकसद ही यही था कि ईरान किसी तरीके से इंडिजनाइजेशन ना कर सके। तो अब आप देखिए उसने, ईरान ने क्या किया, जंग अपने लिए इकोनॉमिकल रखी, अपने बनाए हुए ड्रोन किए, छोटी छोटी फैक्ट्रियां लगाई टनल्स के अंदर सब। अमेरिका को जंग महंगी कर दी। एक ड्रोन जो $20,000 का फायर होता है, उसके ऊपर 4 पैट्रियट आते हैं, ईच $3 to 4 मिलियन का है। तो मैं तो अक्सर कहता हूं कि अगर मैं ईरानी स्ट्रैटेजिस्ट हूं तो मैं तो चाहूंगा कि मैं ड्रोन जमीन पर भेजने के लिए ना फायर करूं, मैं वहां में इंटरसेप्शन करने के लिए भेजूं। कि मैं 20,000 खर्च कर रहा हूं, मेरा दुश्मन $40 लाख खर्च कर रहा है। तो ये तो बड़ा इकोनॉमिकल है वॉर लड़ना ईरान के लिए। यही मैं अर्ज कर रहा हूं कि ईरान ने अपने लिए इसीलिए कॉस्ट बढ़ा दी। इसीलिए आपने देखा कि अमेरिकन को फिक्र पड़ गई कि कॉस्ट प्रोहिबिटिव, उनकी जंग पड़ गई, उनको बजट मांगना पड़ गया, उनका अगले साल का बजट 1.4 ट्रिलियन उन्होंने मांग लिया जस्ट बिकॉज ऑफ कंपनसेशन। और आखिरी बात यह है कि ईरान जिस तरह लोकल ड्रोन वगैरह बना लेता है, उसकी फैक्ट्रीज में बहुत ज्यादा कॉस्ट नहीं है। अमेरिका इस तरह के पैट्रियट, अपने टॉमाहॉक और इस तरह के क्रूज मिसाइल नहीं बना सकता। उनकी प्रोडक्शन कहीं कम है एज कंपेयर टू ईरानियन। अच्छा सर, आपने बात की कि ईरान लोकल सतह पर बना लेता है, ईरान ने एक बिल्कुल डिफरेंट हिकमत अमली अडॉप्ट की। पाकिस्तान के लिए इसमें क्या, हम लेसन्स की बात कर रहा था कि दोनों जंगें हमने लड़ी, एक इंडिया
वर्सेस पाकिस्तान, जिसके अंदर हमने देखा कि दोनों तरफ प्रोफेशनल आर्मी थी, दोनों तरफ जो एयर फोर्सेस हैं वो बहुत ज़्यादा हाईली ट्रेंड और वेल इक्विप्ड हैं। लेकिन ईरान और अमेरिका का मामला ज़रा फ़र्क था। ईरान को इसराइल के हमलों का भी सामना है, ईरान को अमेरिकन हमलों का भी सामना है, ईरान को जो मिडल ईस्ट के अंदर बेसिस हैं वहाँ से हमले भी हो रहे थे, और जो पहले आपने देखा कि उनके जो तैयारा बरदार जहाज़ हैं वो भी इन हमलों के अंदर इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। सिनेरियोज़ डिफरेंट हैं दोनों जंगों के, लेकिन बहरहाल एक साबिक पायलट के तौर पर, फाइटर पायलट के तौर पर अब आपकी पूरी नज़र है इस तमाम तर सूरत हाल पर। तो आप क्या समझते हैं कि जो लेसन्स हैं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान ने भी या पाकिस्तान को भी अपनी हिकमत अमली जो है वो, क्योंकि अब 1 वर्सेस 1 नहीं है, फाइटर प्लेन वर्सेस फाइटर प्लेन नहीं है, तो हमारी जो हिकमत अमली है उसमें क्या तब्दीली आएगी आने वाले वक्तों में? देखिए, आने वाले वक्तों में स्ट्रैटेजी नंबर 1 ये है, जैसे इस दफ़ा हमारी मुसल्लह अफ़वाज में पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी, पाक फ़िज़ाइया के अंदर बहुत ज़्यादा सिनर्जी और इंटीग्रेशन थी, जो माज़ी में नहीं देखने में आती। 65 की जंग, 71 की जंग, कारगिल की जंग, उसमें उस लेवल की इंटीग्रेशन और कोलैबोरेशन नहीं थी। इस दफ़ा एक तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी। यही इसी को हमने अपर प्लेटफ़ॉर्म पे लेके जाना है। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर बहुत ज़्यादा अब आपका इन्फ्लुएंस करेगी जंग को। हमने किया साइबर कमांड, आपने देखा था पाक फ़िज़ाइया ने जो साइबर कमांड से हमले किए, उनके ग्रिड स्टेशन उनके नॉकआउट कर दिए, वेबसाइट्स हैक कर ली, ट्रेन्स का सिस्टम, पानी की सप्लाई। ये क्या करती है? ये नहीं होता, ये विल टू फाइट खत्म करती है लोगों में, कॉन्फिडेंस शैटर कर देती है आपका और मिलिट्री में लड़ने वालों का, कि अगर पाक फ़िज़ाइया ज़मीन पर बैठे हुए जो साइबर वॉरियर्स हैं, वो आपकी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैमिंग कर सकते हैं, सिस्टम्स हैक कर सकते हैं, डाटा डिलीट कर सकते हैं, बिजली घरों का नॉकआउट कर सकते हैं टेम्परेरी। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर हमें बिजली दोबारा खोली थी, क्योंकि हॉस्पिटल्स में भी बिजली चली गई थी। और तो उनकी एयर इमेजिन बेसिस करें। की बिजली भी हमने उड़ा दी थी। जी, जी, जी। तो अब आप ये देखिए कि इसका क्या मतलब है, जब आप इस तरह का मैनिफेस्ट करते हैं वॉर एग्जीक्यूशन को, तो ये मैसेज जाता है दुश्मन को कि आप लड़ने की या तो सलाहियत नहीं रखते, या हमारा मुकाबला करने की हद तक नहीं आ सकेंगे। और मैं नहीं कह रहा, ये इंडियन जनरल्स कह रहे हैं, जो कमेंटेटर्स हैं, उन्होंने अपनी फौज को बहुत क्रिटिसाइज़ किया कि जब पाकिस्तान साइबर कमांड में और सैटेलाइट इमेजरी में, जो पाक फ़िज़ाइया ने ख़ास तौर पर बहुत तरक्की की अल्हम्दुलिल्लाह अंडर द एबल लीडरशिप एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू, इन्होंने फोर्स किया था कि आने वाली जंगें, जैसे मैंने अर्ज़ किया ना, हम कॉस्ट वर्सेस कॉस्ट और मिसाइल वर्सेस मिसाइल नहीं कर सकेंगे। हमने अपने लिए जंग सस्ती रखनी है, और वो किया हमने। साइबर कमांड किया, अनमैन्ड एरियल व्हीकल किए, लॉइटरिंग म्यूनिशन किया, और सैटेलाइट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया। जिसका मतलब है कि जितनी ज़्यादा आप इंफॉर्मेशन रखेंगे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट जो इसका आपने कहा कि वो आने वाले जंगों में विजिबिलिटी किसकी ज्यादा है दूसरे के बारे में। जिस विजिबिलिटी, मैं फिजिकल नहीं कह रहा, इंटेलिजेंस, आपकी इंफॉर्मेशन, वेयर अबाउट्स, डिप्लॉयमेंट, इंटेंसिटी, आपकी कैपेबिलिटी दुश्मन की क्या है। जितनी आप दुश्मन के बारे में वेल इन्फॉर्म्ड होंगे, टाइमली इन्फॉर्म्ड होंगे, और माइन्यूटेस्ट डिटेल तक आपको पता होगा, जो कि इस दफा अल्हम्दुलिल्लाह में बहुत इंफॉर्मेशन थी, वो मैं शेयर नहीं कर सकता किस लेवल तक हमें पता था। वो साइड बेहतर प्लान कर पाएगी, वो प्रीएम्प्ट कर पाएगी, वो दुश्मन के इंटेंशन को, दुश्मन की डिजाइन को, दुश्मन के वॉर प्लान को टाइम पे रीड कर लेगी, उसका जवाब पहले से तैयार कर देगी। और यही अल्हम्दुलिल्लाह पाक फ़िज़ाइया ने इस दफा पर्टिकुलरली किया था, जब हमने 6 और 7 की दरमियानी रात वहां से जब 85 जहाज आ रहे थे, तो तकरीबन 5 मिनट से कम वक्फे में रात को 12:30 बजे हमारे भी 42 जहाज हवा में चले गए थे, क्योंकि हम उनको रीड कर रहे थे कि वो इंटेंशंस क्या है। अच्छा, आपने खुद से जिक्र किया, मैं ये जिक्र करना चाह रहा था लेकिन बाद में, लेकिन आपने जिक्र कर दिया तो हम इसको यहीं से कंटिन्यू करते हैं। आपने जिक्र किया कि किस तरह से एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने बहुत सारी चीज़ों को फोर्सी किया। ये जो उनके टेन्योर के बाद एकदम से हम मॉडर्नाइजेशन देखते हैं, न्यू प्लेटफॉर्म्स की इंडक्शन हो, J10C हो, J10C के बाद J35 की बातें भी हो रही हैं, डिफरेंट अक़साम के जो आपके एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उनकी बातें भी हो रही हैं, लॉयटरिंग म्यूनिशन, ड्रोन्स और ना जाने क्या कुछ। ये जो मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम है, इसका एम क्या है, ये कहाँ तक लेके जाएगा, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, इसके बारे में कुछ बताएं। और सबसे ज़्यादा लोग क्योंकि जानना चाहते हैं, प्लेटफॉर्म्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो वो भी ब्रीफली थोड़ा सा बताइएगा। देखिए, मैं तो क्रेडिट एयर मार्शल असगर खान और एयर मार्शल नूर खान से करूँ, और मैं दोनों को कहता हूँ कि वो फादर्स थे लिटरली एयरफोर्स के। फिर उसके आने वाले तमाम जो सरबराहान हैं, तमाम लीडर हैं, उन्होंने अपनी अपनी स्किल, अपनी अपनी विजन, अपने अपने रिसोर्सेज, अपनी सलाहियत से बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो पाक फ़िज़ाई के सरबराह ने अभी किया था, वो बुनियादी तौर पर उसी चैलेंजेस का सामना कर रहे थे जो हमेशा से हम करते आए हैं, और वो है, हम हमेशा इंडिया से ख़ास तौर पर फ़िज़ाइया में आउट नंबर्ड रहेंगे, और हमारा कोई प्लान भी नहीं है कि हम जहाज़ों का मैच करें। हम कंपनसेट कैसे करते हैं? नंबर 1, जज़्बा ईमान, हमें पता है कि हमारी सोवरेनिटी को ब्रीच करेगा तो हम न्यू नॉर्मल नहीं बनने देंगे। नंबर 2, हम बेहतर क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग से
हमारी क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग दुनिया मानती है और आज की नहीं मानती, कई दहाइयों से हमारी डोमिनेंस है अल्हम्दुलिल्लाह से। अभी भी आप देखें जंग के बाद बहुत सारे मुल्क हमसे राब्ता कर रहे हैं कि ट्रेनिंग उनकी पायलट्स को, उनकी एयरफोर्स टेक्नीशियन को हम ट्रेनिंग दें। नंबर 3 हम करते हैं टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से, या टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज हम रखते हैं दुश्मन पर। आज का नहीं है, हमेशा से हमारा रहा है। इस दफा खास तौर पर हमें पता था कि हम मैच नहीं कर पाएंगे इंडिया जितना बजटिंग, हमसे तकरीबन 10 गुना ज्यादा उसका बजट है। तो आप कैसे लड़ सकते हैं एक ऐसे दुश्मन के साथ जिसका बजट आपसे 10 गुना ज्यादा हो? आप इन 3 चीजों से लड़ते हैं, जज्बा ईमान से, क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग से और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से। और फिर सिर्फ खरीद लेना नहीं होता, इंडिया ने बहुत जबरदस्त जहाज खरीदे थे। इंडिया के पास अभी भी राफेल है, SU-30 है, मिराज 2000 है, MiG-29 है, अपग्रेडेड वर्जन है। मसला किधर आया? आपने इंटीग्रेट करना होता है, इनको ऑर्केस्ट्रेट करना होता है, लाइक अ म्यूजिक। पाक फिजाइया ने यही किया। इन तमाम को न्यूमेरिकली इंफीरियर होने के बावजूद पाक फिजाइया ने उनको इंटीग्रेट किया। तमाम जो ऑपरेटर्स थे, स्टार्टिंग फ्रॉम एयर डिफेंस कंट्रोलर सिटिंग ऑन द ग्राउंड टू द पायलट, एयरबोर्न अर्ली वार्निंग जो पीछे उड़ रहे थे, रिफ्यूलर्स, सैटेलाइट्स, साइबर कमांड जमीन पर, तमाम के तमाम एक किल पिक्चर पर चल रहे थे और ऑर्केस्ट्रेट कर रहे थे जंग को। दैट मींस हर एक को अपना रोल भी पता था, अपनी मोज़ैक की तरह कंट्रीब्यूशन और प्लेसिंग भी पता थी। जस्ट लाइक मोज़ैक में हर एक ने अपनी अपनी जगह फिट होकर अपना अपना रोल करना था, उस तरह इंटीग्रेट किया। ये करना होता है सलमान साहब आपने पीस टाइम, ये जंग के दौरान नहीं करते। फिर मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन उनके अनिल चौहान साहब जो चीफ ऑफ डिफेंस साहब थे, उन्होंने क्या कहा था CDS, उन्होंने कहा कि हमारे से गलतियां हुई 6-7 तारीख को, फिर हमने एयरफोर्स ग्राउंड की, फिर हमने 2 दिन गलतियां तक हम सीखी। ग्राउंड रहे। कैसे आप इंडियन एयरफोर्स जो दुनिया की 4-5वें नंबर पर एयरफोर्स है, पाकिस्तान जैसे मुल्क को आप ऑफेंस लॉन्च करते हैं, फिर आप जंग के दौरान टैक्टिक्स सीखना चाहते हैं या इंप्रूव करना चाहते हैं, ये कौन सी एयरफोर्स कर सकती है? ये कोई ऐसा फुटबॉल है कि आप टाइम आउट लेके किसी को घर से बुलाने जाएंगे? ये जब आपने ऑफेंस लॉन्च किया हो, खास तौर पर डिफेंस में तो आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि हमें सरप्राइज दिया गया, लेकिन जब आप ऑफेंस का लॉन्च करते हैं सलमान साहब, तो आपके पास इनिशिएटिव होता है, आपका चॉइस ऑफ वेपन होता है, आपके पास टारगेट कौन सा चुनना है दुश्मन के अंदर वो होता है, किस कंसंट्रेशन से आपने मारना है, सरप्राइज आपके पास होता है। इतने ज्यादा एडवांटेजेस के साथ आप टैक्टिक्स से सीख सकते हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह पाक फिजाइया ने आउटस्मार्ट जो किया था, वो पीस टाइम में इंटीग्रेशन की। मैं अपनी डॉक्यूमेंट्रीज बनाता हूँ, मेरे लिए प्रिविलेज था कि मैं बेसिस पर गया था। मैं वहां पे तकरीबन 6 महीने और 1 साल पहले जो टैक्टिक्स देख रहा था, वो मैनिफेस्ट हुए हैं। ये वो पायलट राफेल को माइक्रोस्कोप के नीचे रख के ऐसे ही देखते थे जैसे लेबोरेटरी के अंदर और माइक्रोस्कोप उसमें के मिसाल दी जाती है कि जो कुछ अर्सा पहले हमने एक्सरसाइज इंडस शील्ड की थी, उसमें ये वाले टैक्टिक्स और ये सारी चीज़ें जो हैं, हमने एक परफेक्ट किल चेन बनाने के लिए उसकी प्रैक्टिस की है। हमारे पायलट्स ने बहुत ही ज़बरदस्त मेहनत की, जिसका नतीजा हमें इस सूरत में देखने को मिला। सर, एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, मैं प्लेटफॉर्म्स की बात कर रहा था क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पब्लिक इंटरेस्ट होता है। मतलब बात तो अब हो गई कि प्लेटफॉर्म वर्सेस प्लेटफॉर्म नहीं है, लेकिन बहरहाल प्लेटफॉर्म मैटर तो करते हैं और उसमें J-35 का बहुत ज़्यादा जिक्र होता है, जिसका सबको इंतज़ार है। इसी तरह हमारे जो नए एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, उनकी बात हो रही है, तो उस हवाले से बताइएगा कि हमारी अप्रोच क्या है। और ख़ास तौर पर एक PFX प्रोग्राम की बात होती थी, पाकिस्तान फाइटर की बात होती थी, वो कहाँ पर है? और इसके साथ साथ जो हमारा टर्की के साथ कोलैबोरेशन चल रहा है, ये 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंस की हामिल हैं। अगर थोड़ा सा आपके पास इंफॉर्मेशन हो तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। जो आपके लास्ट जो कमेंट था, उस पर मैं एक कमेंट करके फिर आपके सवाल पे आता हूँ। जो इंडस शील्ड आपने पिछले साल हुई थी, मैं अपने आप ऑनर समझता हूँ कि मुझे इजाज़त मिली थी। मैंने उन ब्रीफिंग्स को अटेंड किया जो वहाँ पे हुई थी, डीब्रीफिंग्स। 26 मुल्क तकरीबन पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो ये मैं देख रहा हूँ कि पाक फ़िज़ाइया उन रेसल्स या उन एक्सरसाइज जो वॉर गेमिंग कर रहे थे, उसके अंदर भी 40-40, 50-50 जहाज एक तरफ से लड़ रहे होते थे, यानी सिमुलेशन करते थे वॉर में। तो दैट इज कॉल्ड द नियर वॉर लाइक सिनेरियो। यानी कि अगर आप जंग में, वो कहते हैं ना, बड़ा मशहूर हम कोटेशन कहते हैं, द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। तो वो लोगों को मैंने देखा कि वो पीस टाइम में स्वेट कर रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि सीख रहे हैं। तो जितना फोकस करते हैं। अभी कमिंग बैक टू द प्लेटफॉर्म, इसमें कोई शक नहीं है कि प्लेटफॉर्म बड़ा मैटर करता है। हमारे J-10C, चाहे अभी हमारे पास एक ही स्क्वाड्रन है, लेकिन उसकी बहुत टाइमली इंडक्शन हुई अभी पाक फिजाइया ने जो की थी। ये भी पाक फिजाइया के सरबराह की विजन थी कि राफेल हिंदुस्तान ने तकरीबन 2 स्क्वाड्रन ले लिए, 36 जहाज। उनके पास फर्स्ट लुक, लॉक और शूट कैपेबिलिटी उनके पास चली गई थी। दैट मींस उनका रेडार अच्छा था, उनका मिसाइल अच्छा था, वो हमारे जहाज़ों को पहले देख सकते थे, लॉक कर सकते थे, पहले शूट कर सकते थे। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज था जो हिंदुस्तान एयरफोर्स पर चला गया था। तो उसको रेस्ट बैक, हमने पुल बैक करना था, जिसकी वजह से J-10C इंडक्ट किया गया।
J-10C का मतलब ये है कि उसकी रेंज उससे ज़्यादा थी, उसका रेडार दूर तक देख सकता था, लेकिन हमारे पास एक ही स्क्वाड्रन था। ऑलमोस्ट हाफ स्ट्रेंथ है हमारी जितनी इंडिया के पास राफेल की है। उसके बावजूद हमने राफेल स्पेसिफिक बहुत तैयारी की पाक फ़िज़ाइया ने। मैंने अपनी एक डॉक्यूमेंट्री बनाई अपने चैनल पर, उसमें मैंने पायलट से भी इंटरव्यू किया, तो उसमें वो यही कहते थे कि हमें कोई और ट्रेनिंग करने की इजाज़त नहीं है सिवाय कॉम्बैट के। दैट मीन्स हमने सी रोल नहीं करना, हमने लैंड फोर्सेस को नहीं हुँ, सपोर्ट करना, वो बाकी एयरफोर्स के जहाज़ करेंगे। हमें ये कहा गया है कि आपने इन्हीं पर फोकस करना है, जिसका स्पेसिफिकली मैं राफेल की बात कर रहा हूँ। हुँ, तो ये मैं देख कर आया था, चंद महीने बाद वो अनफोल्ड हुआ, तो मुझे बड़ा प्राउड फील हुआ। मैंने पाक फ़िज़ाइया के उन पायलट्स और लीडरशिप पर जिन्होंने ये एंटीसिपेट किया था। दैट्स नंबर 1। जो पीएफएक्स आप बात कर रहे हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी की वजह से तफ़सील तो नहीं बता सकते, लेकिन जेएफ-17 थंडर ब्लॉक 3 के बाद साथ-साथ हमने, क्योंकि 3 अपग्रेड किया है, आपके व्यूअर्स को और याद भी आ जाएगा कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह 30 सालों में जेएफ-17 थंडर तकरीबन 200 के करीब पाक फ़िज़ाइया का हिस्सा है, और हिंदुस्तान 40 साल से तेजस बना रहा है, उसके पास 40 जहाज़ हैं सिर्फ। हुँ। एवरेज 1 ईयर समझे 1 एयरक्राफ्ट पर ईयर अगर आप निकालें, तो हमारे पास 200 के करीब है। और तो हम ये फ़रोख्त एक भी बहुत कर चुके बड़ी हैं बात और तेजस जो है वो मेरा ख़्याल है। है अभी कहीं किसी मुल्क ने उसके ऊपर हामी नहीं भरी। जी, उनके हामी के अलावा उनकी जो इंडियन एयर फ़ोर्स है खुद बड़ी परेशान है, बिल्कुल। और उनका मैंने एक डॉक्यूमेंट्री उस पर भी बनाई थी जब दुबई क्रैश हुआ था, तो मैं हुँ, उनके जो इनसाइडर्स जो क्रू हैं, वो कहते थे कि वी वांट अ फाइटर जेट नॉट अ पॉलिटिकल प्रोडक्ट। आप ज़रा हुँ, विजुअलाइज़ करें, वो समझ रहे थे कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है ये। एनीवे वो आज टॉपिक नहीं है, लेकिन मैं वैसे ही मैंने कहा टच अपॉन करता हूँ। तो अभी पीएफएक्स पे काम बहुत हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी अग्रेसिवली हो रहा है। हम ये चाह रहे हैं कि इंडिजिनाइज़ेशन जेएफ-17 थंडर से आगे भी जाए, क्योंकि देखिए ऑलमोस्ट 60% इस वक़्त जो जेएफ-17 थंडर है वो पाकिस्तान में बन रहा है। इसका मतलब है हमारे जो टेक्नीशियंस हैं, हमारे इंजीनियर्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक ऑफिसर्स हैं, आर्मामेंट के ऑफिसर हैं, वो बड़े काबिल हैं और वो जान चुके हैं कि जहाज़ में क्या चाहिए। हुँ, ये आपके व्यूअर्स को और बताता चलूँ कि तकरीबन दुनिया में 192 ममालिक में सिर्फ 15 मुल्क हैं जो जहाज़ बनाते हैं, और 9 और 10 मुल्क तकरीबन हैं जो एक्सपोर्ट करते हैं। तो हम तो उनमें शामिल हो चुके हैं जो 192 ममालिक के टॉप 9 में हैं जो जहाज़ एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। हुँ, हुँ। तो हमारा जो एक्सपीरियंस है अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा काम आ रहा है, उस पे बड़ी कंसंट्रेशन से काम हो रहा है, ताकि हमारी खुद-ए-निसारी एक नया स्टेप में चली जाए, हम सैंक्शंस पे और ब्लैकमेलिंग से और ट्विस्टिंग से, और ज़ाहिर है इकोनॉमिक जो आपको ट्विस्टिंग एस्केलेशन होती है, जो बार्गेन किया जाता है इकोनॉमिक रीजंस के ऊपर, उससे हम निकल पाएँगे। और जो तुर्की के साथ आप पूछ रहे हैं, वो भी अभी कुछ ज़्यादा मैं कमेंट नहीं कर सकूँगा, लेकिन ये मैं कह सकता हूँ कि इस वक़्त दुनिया में मुसलमान मुल्क जो 2 हैं, अगर मिलिटरीली टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सबसे एडवांस पाकिस्तान और तुर्की ही हैं। तो इनके दरमियान हमारी दोस्ती भी बहुत है, आज भी है और ट्रेडिशनली भी रही है। मैंने खुद भी वॉर कोर्स टर्की में किया हुआ है, इस्तांबुल में, इन टर्किश लैंग्वेज, हुँ, तो हुँ। मेरी एक कनेक्टिविटी वो भी है। तो तुर्की हमारा बहुत रिगार्ड करता है। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस की वजह से आपको बता रहा हूँ कि हमें वो बहुत हाई प्लेस करते हैं, जो कि बहुत वैल्यूएबल है, हम भी ऐसा ही करते हैं। तो ये आने वाले वक़्तों में जो हमारा ड्रोन टेक्नोलॉजी है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, उसमें तुर्की ने हमारी मदद बहुत की भी है। अब तो हम बहुत सारी चीज़ों में सेल्फ सफिशिएंट हो गए हैं, लेकिन आने वाले वक़्तों में मेरी दुआ भी है, और ज़ाहिर है एज़ अ फॉर्मर फाइटर पायलट मैं चाहूँगा भी कि कन्वर्जेंस हो पाकिस्तान की और तुर्की की, ख़ास तौर पर कोई आने वाले फाइटर जेट्स में, ड्रोन्स में, और बहुत सारी सोफिस्टिकेशन है जिसमें हम एक-दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। अच्छा सर, एक लास्ट चीज़ बिल्कुल अभी हम जिक्र कर रहे थे कि पाकिस्तान ख़ास तौर पर जो मार्का हक़ ऑपरेशन बुनियानो मरसूस हुआ, उसके बाद कहा गया कि पाकिस्तान इस खित्ते के अंदर अब एक नेट सिक्योरिटी स्टेबलाइज़र के तौर के ऊपर सामने आया है। पाकिस्तान एक सिक्योरिटी स्टेबलाइजेशन का फैक्टर है, पॉइंट है इस खित्ते के अंदर, और पाकिस्तान को मिडल ईस्ट और साउथ एशिया के दरमियान जो कनेक्टिंग लिंक समझा जाता था वो वाक़ईतन हमने साबित किया कि हम हैं, और हमारा जो इन्फ्लुएंस है वो मिडिल ईस्ट में भी बढ़ा, और मिडिल ईस्ट के अंदर अब हम एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पर भी सामने आ रहे हैं। चाहे वो पाकिस्तान और सऊदी अरब का डिफेंस एग्रीमेंट हो, पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान जो डिफेंस एग्रीमेंट 2023 के अंदर हुआ था उसकी रेटिफिकेशन का मामला हो, इसके अलावा और मेरा ख्याल है कि बहुत सारे खलीजी ममालिक हैं जो कि पाकिस्तान के साथ डिफेंस एग्रीमेंट चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ डिफेंस एग्रीमेंट को फॉर्मलाइजेशन उसकी करना चाहते हैं, उसको बाकायदा इदारा जाती शक्ल देना चाहते हैं। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स का एक स्क्वाड्रन या कुछ पोर्शन आप कह लें, या पाकिस्तान एयरफोर्स बजाते खुद सऊदी अरब में हरमैन शरीफैन की हिफाजत के लिए मौजूद है, हमारी दीगर फोर्सेस भी मौजूद हैं। तो ये जो पाकिस्तान का मिलिटरीली रोल बढ़ा है ऑन ग्राउंड मिडल ईस्ट के अंदर, ये किस तरह से जो हमारी एक्सपेंशन है इसके ऊपर आप क्या, आपका कमेंट है? सलमान ट्रेडिशनली मिडल ईस्ट के ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज जो है ना, वो उनकी एयरफोर्स पाकिस्तान एयरफोर्स ने इस्टेब्लिश की थी हम्म, 70s में 80s में। मैं खुद इंस्ट्रक्टर रहा हूँ रिसालपुर एकेडमी में, और मैं
काफ़ी मेरे स्टूडेंट थे मुख्तलिफ मुल्कों के। तो ट्रेडिशनली पाकिस्तान का उस वक़्त भी बहुत नाम था, बड़ी इज़्ज़त से लिया जाता था और हम एक प्रोफ़ेशनल और डेडिकेटेड एक फ़ोर्स गिने जाते हैं, चाहे वो आर्मी, नेवी, एयर फ़ोर्स। फिर बैटल टेस्टेड और बैटल हार्डन्ड हैं हम लोग और हमारा इक्विपमेंट भी अल्हम्दुलिल्लाह। जिसका मतलब है कि हमने अपने जहाज़ों को, सबमरीन्स को और टैंक्स को सबको टेस्ट किया है और ख़ास तौर पर पाक फ़िज़ाइया का तो रिसेंटली आप देख चुके हैं। तो आई थिंक बहुत सारे ममालिक का हम पर एक ट्रस्ट है और ट्रस्ट ऐसे नहीं बनता। जब भी इस तरह की कन्वर्जेंस होती है उसके 3-4 एलिमेंट होते हैं। नंबर 1 आप उसकी और आप दोनों मुल्क जो आप कन्वर्ज करना चाहते हैं उनकी नेशनल इंटरेस्ट कॉमन है, नंबर 1। एक एलिमेंट ऑफ ट्रस्ट सबसे इम्पोर्टेंट। ट्रस्ट का मतलब ये है कि ये तो नहीं होगा कि जब उनको ज़रूरत पड़े तो हम ना आएँ और जब हमें ज़रूरत हो वो ना आएँ। तो वो एक ट्रस्ट बड़ा ज़रूरी है। पाकिस्तान की बड़ी क्रेडिबिलिटी है। एक बैटल टेस्टेड मैंने जैसे कहा, काबिलियत जिसकी कैटेगरी में डालूँगा, दूसरा मैंने अर्ज़ किया कि ट्रस्टेड पार्टनर हम हैं। जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है अमेरिका के उस तरह परफॉर्म ना करने पे और जो मिडल ईस्ट के ममालिक का एतमाद खराब हुआ है या शेक हुआ है, वो एक वैक्यूम तो बनता है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि अरब ममालिक को ये रियलाइज़ हुआ है कि ये जो इनके बेसिस उन्होंने दिए हुए थे, वो तो इटसेल्फ एक ल्यूक्रेटिव टारगेट बन गए, बजाय वो डिफेंड करते। तो जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है, देखना ये पड़ेगा कि एक तरफ सुपर पावर है, जो जगह खाली हो रही है, वो ज़ाहिर है अमेरिका कर रहा है। तो एक कम्फर्ट लेवल देखना होगा और ये देखना होगा कि तमाम जो अरब ममालिक पाकिस्तान की तरफ रुजू करेंगे, उनका कितनी ऑब्लिगेशन है उनकी अमेरिका की तरफ, यानी वो कितना स्पेस क्रिएट कर हुँ। सकेंगे पाकिस्तान के लिए। और पाकिस्तान के लिए तो इससे ज़्यादा रेलेवेंट क्या बात होगी कि हम ना सिर्फ सऊदी अरब बल्कि दोस्त ममालिक को कंट्रीब्यूट करें और ज़ाहिर है उनके पास रिसोर्सेज़ ज़्यादा हैं, हमारे पास स्किल बहुत ज़्यादा है, हमारे पास बैटल टेस्टेड क्रू हैं, टेक्नीशियंस हैं, पायलट्स हैं, इंजीनियर्स हैं। तो आई थिंक कन्वर्जेंस तो एक नेचुरल फिनोमेना है। तो आने वाले वक्तों में आई होप एंड प्रे कि ये और ज़्यादा बढ़े। वन लास्ट वर्ड सर, ईरान यूएस वॉर, इसके ऊपर आपकी क्या प्रेडिक्शन, पता नहीं मुनासिब लफ्ज़ है या नहीं, इसको आप फ्यूचर में किस तरह से देख रहे हैं? ये ऊँट किस करवट बैठेगा? क्योंकि इसको मेरा ख्याल है कि किसी न किसी करवट अब बैठ जाना चाहिए। पूरा खित्ता डिस्टेबलाइज हो चुका है, नए नए महाज जो हैं हम सुनते हैं कि आए रोज़ खुल रहे हैं। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? एक तो मिथ जो है वो बस्ट हो चुकी है कि अमेरिका जो है वो इस वक्त दुनिया के अंदर सोल सुपर पावर नहीं है। अमेरिका की जो टेक्नोलॉजी है, अमेरिका के जो नज़रियात हैं या अमेरिका का जो वॉरफेयर आप कह लें कि कॉम्बैट टैक्टिक्स हैं, वो पुराने हैं, वो इस दौर के नहीं हैं। जिसे आप इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कहते हैं, जिसे आप साइबर वॉरफेयर कहते हैं, और जिस तरह से ख़ास तौर पर ईरान ने जंग में अपनी परफॉर्मेंस दिखाई है, तो उसमें तो बिल्कुल अमेरिका जो है वो उसकी एक मिथ जो है वो बस्ट हो चुकी है। तो इसको आप किस तरह से देख रहे हैं कि इस गर्द जब बैठेगी तो मिडिल ईस्ट किस तरह का होगा, और पाकिस्तान का रोल वो तो हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी। तो ये जो नक्शा बदलेगा दुनिया का, इसके ऊपर आपका क्या कमेंट है, आपकी क्या माहिराना राय है? जी, थैंक यू। ये देखिए इसके में अब न्यू फाउंड रियलिज़्म तो आया है अरब ममालिक में, इसमें तो कोई शक नहीं है। कि एक नया एक ख़्याल तो उभरा है कि तमाम जो बेसिस दिए गए थे, जैसे मैंने पिछले सवाल के जवाब में अर्ज़ किया कि वो तो अमेरिका के वो क्रिएट नहीं कर सके, डिफेंस या डिटरेंस एक वो है। अब आपने पूछा कि क्या मेरी नज़र में एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से, यार आपने ठीक कहा कि मैं प्रेडिक्शन तो नहीं, लेकिन मैं अपना एनालिसिस पेश कर सकता हूँ। देखिए 2 लफ्ज़ों की सारी खेल है इस वक़्त। एक है इन्फ्लिक्ट और एक है एंड्योर। इन्फ्लिक्ट, कौन किसको कितना ज़्यादा डैमेज इन्फ्लिक्ट कर सकता है, और दूसरा दूसरे का हमला किया हुआ कितना ज़्यादा एंड्योर कर सकता है। पहले राउंड में अमेरिका इन्फ्लिक्ट कर रहा था और ईरान एंड्योर कर रहा था, पहले 40 दिन में। दैट मीन्स ईरान ने एक बड़ी कामयाबी से एंड्योर किया। अमेरिका उस तरह का इन्फ्लिक्ट नहीं कर सका जिस तरह वर्ल्ड वॉर 2 में जापान ने सरेंडर किया था और हम्म। अमेरिकन जनरल ने जाके, मैकार्थर ने जाके साइन करवाए थे जाके कि जी हाँ, डिफीट के साइन कर दो। अमेरिका को शायद नेतन्याहू ने यही कहा था कि इसी तरह का दस्तखत होंगे, एक सेरेमनी होगी जिसके अंदर डिफीटेड एक किस्म जनरल होगा कोई और रजीम चेंज हो चुकी होगी, फुट ऑन ग्राउंड हमारे हो चुके होंगे, वो तो नहीं हुआ। तो दैट मीन्स अमेरिका वो इन्फ्लिक्ट नहीं कर सका, ईरान एंड्योर कर गया। अब जो पार्ट 2 चल रहा है इसके अंदर भी यही है। अब ईरान भी इन्फ्लिक्ट कर रहा है और अमेरिका भी एंड्योर कर रहा है कि कितनी देर तक वो अमेरिका बर्दाश्त कर सकता है। वही जो डायमेंशन प्रेशर का है, ऑयल प्राइसेस हैं, वर्ल्ड इकोनॉमी है, इलेक्शन आ रहा है, ज़ायनिस्ट लॉबी का प्रेशर है, नेतन्याहू खुश नहीं है। अभी दूर नहीं जाते, अभी तो इमेजिन करें कि उनके मिनिस्टर हैं ज़ोहर, जो स्पोर्ट्स और कल्चर के हैं, उन्होंने बड़ा क्लियर कहा है गाजा में एक कॉन्फ्रेंस के दौरान, उन्होंने कहा कि हमने अमेरिका को अपनी रेड लाइन बता दी है। आप इमेजिन करें इसराइल जैसा छोटा मुल्क हम्म। भी डिक्टेट कर रहा है प्रेसिडेंट ट्रंप को कि रेड लाइन बता दी है छोटा कि तो है हमारी रेड मगर लाइन। इन्फ्लुएंशियल बहुत है। जी, तो अब रेड लाइन अगर अमेरिका ने डिसाइड करनी है कि वो किसकी लाइन टो कर रहा है, पहले उन्होंने वॉर ऑब्जेक्टिव इसराइल के लेकर जंग में छलांग लगा दी,
फिर वॉर ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं हुए, तो अब रेड लाइन उनकी ज़ाहिर है, जो हम सब समझते हैं कि हमें क्या रेड लाइन है। हम्म। तो आने वाले वक़्त बताएगा कि कौन ज़्यादा एंड्योर करता है और कौन ज़्यादा इन्फ्लिक्ट करता है। बहुत शुक्रिया खालिद साहब, आपने बहुत डिटेल्ड एनालिसिस जो इस वक्त सूरत हाल है, सिनेरियो है पाकिस्तान के हवाले से, मशरक़ी वस्ता के हवाले से, उसके ऊपर आपने बात सुनी कि उनका कहना था कि अब ये मामला इन्फ्लिक्ट और एंड्योर का है कि कौन कितना इन्फ्लिक्ट करता है, कौन कितना एंड्योर करता है। अमेरिका हो या ईरान हो, पाकिस्तान का रोल जो है इस खित्ते के अंदर बहरहाल आने वाले वक्तों में हमें बढ़ता हुआ और मज़ीद गहरा होता हुआ दिखाई देगा।